वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 53 तक देख रखा है, तो यहाँ पे प्रश्न 54 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या दिया, यदि 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है। देखिए 10 कमीजों का क्रय मूल्य मतलब 10 को खरीदा गया जितने रुपए में, ये बराबर है 8 कमीज को बेचने पे जितना पैसा मिला है। तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य है 8 रुपये और सेलिंग प्राइस जो है ये कितना है 10 रुपये। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2 रुपए का हो रहा है, कितने पर 8 रुपए पर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 25%, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25% का लाभ होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न दे रखे है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी में बताइए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिले कि त्रिभुज, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ठीक, अब दो भुजाओं को एक तरफ रख लिया गया और तीसरी भुजा को अकेले रख लिया गया और बोला जा रहा है कि इन दोनों का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है या तीसरी भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से इतना कम है। तो जितना कम या ज्यादा होगा वही त्रिभुज की भुजा बनेगी और त्रिभुज होगा समबाहु। तो यहाँ पर त्रिभुज कुछ ऐसा बन गया 4 4 4, ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर करड़ी में 3/4। अब भुजा की वैल्यू 4 रखेंगे तो एक 4 से 4 कट जाएगा, 4 करड़ी में 3, इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 56। दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर एवं गुणा का अनुपात 5 1 18 है, तो उनके वर्गों का अंतर बताइए। देखिए यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई योग हो गया, अनुपात x माइनस वाई अंतर हो गया और अनुपात x y मतलब गुणा हो गया। ये दे रखा है 5 1 और 18। तो यहाँ से अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर आपको मिलेगा 5, x माइनस वाई बराबर आपको मिलेगा 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर मिलेगा 3 और y बराबर मिलेगा 2। अब देखिए 3 दूना 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ 6 ना दे करके कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 9, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x बराबर 9 और y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको इसका अंतर निकालना है वर्ग करके, तो आप x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मतलब 81 और y के स्क्वायर करेंगे तो 36। 81 में से 36 घटाएंगे 45 मिलेगा, 45 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी, है ना। उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आएगा। क्या दिया है देखिए, ये योग दिया है, ये अंतर दिया है, यहाँ पर गुणा दिया है। हमने योग और अंतर से जब कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू 3 और 2 मिली, है ना। इसका गुणा कराने पर आपको 6 मिल रहा है, जबकि गुणा करने पे 18 आना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 मिल गई, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू 9 और 2 यूनिट की वैल्यू 6, इसका अंतर निकाल लिया गया, 45 मिल गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57। यहाँ पर यदि बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो इसके अन्य दो गुणनखंड बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। भाग विधि से करने का मतलब है कि पहले आप इससे भाग करेंगे तो यहाँ से आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगा, फिर उसका फैक्टर निकाल लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, गुणनखंड वो होता है जिसकी वैल्यू रखने पे पूरा का पूरा समीकरण 0 बन जाए। तो आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल भी ट्राई कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब आप ऑप्शन को उठाएंगे, ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ 0 बन रहा है। जैसे देखिए अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो x प्लस 2 है, तो मतलब x बराबर हो जाएगा -2। तो -2 रख के ट्राई करिए कि ये 0 बन रहा है कि नहीं। देखिए -2 रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -8, क्योंकि -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस देखिए 2 दूना 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6 और -18। देखिए 18 8 26 और 16 6 22, मतलब x की वैल्यू कभी 2 नहीं आ सकती। जब x की वैल्यू 2 नहीं आ सकती तो ये विकल्प गलत हो जाएगा और ये भी विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान 2 दे रखा था। अब बचा 2 विकल्प में से कोई एक होगा, है ना। तो x की वैल्यू हम -3 रख के देखते हैं। देखिए -3 रखेंगे तो आपको मिलेगा -27, है ना। 3 त्रिक का 9 चौका 36
और प्लस 3 तिरिक्का 9 और माइनस 18। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 18 और 27 और 36 9 45 हो जाएगा, 27 और 18 भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -3 सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि x की वैल्यू +1 सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो रख के देख लेते। देखिए अगर +1 की बात करेंगे तो 18 और 3 21 हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी विकल्प कटेगा। मतलब x का मान आपको मिलेगा -3, x + 3, x + 3, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसका भाग करके भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास है, ये सुविधाजनक है। आप मतलब ऑप्शन को उठाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, आराम से आपको पता चल जाएगा। अन्यथा इस तरीके से भाग करने में काफ़ी समय व्यर्थ होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 दिया है। गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी का के संगत केंद्रीय कोण क्या है। देखिए यहाँ पे जो परसेंट होता है, परसेंट कितना होगा, परसेंट टोटल 100 होता है, लेकिन 100 न दे करके कितना दे रखा है, 20% दिया। और जो कोण होता है, कोण टोटल 360 डिग्री होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो आप यहाँ पे बस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बटे 100 लिखेंगे और गुणे 360 करेंगे, है ना। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा, परसेंटेज से कभी भी अगर डिग्री में बदलना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कराया जाता है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 मिलेगा। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ ना आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं। अगर कभी भी परसेंट से डिग्री में आना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर डिग्री से परसेंट में आना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे। दोनों आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 60 यहाँ पर दे रखे हैं। क्या दिया, दो संख्याओं का HCF एवं LCM क्रमशः 12 और 144 है। एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताइए। एकदम बेसिक सा मतलब फार्मूला लगेगा, आपको पता है LCM या HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फार्मूला होता है। HCF कितना दे रखा है 12, LCM कितना दे रखा है 144, एक संख्या दे रखा है 36 और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। कैलकुलेट करना है, इसको काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 12 चौका 48, विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि होती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का ये तरीका याद रखिएगा। इसमें ना जैसे 1D 2D 3D इस प्रकार से सक्सेसिव लगता है। 1D का मतलब जैसे देखिए आपका परिधि बोल दिया गया है ना, व्यास बोल दिया गया, त्रिज्या बोल दिया गया, ये सब मतलब जिसमें खाली एक बीमा होता है, या तो लंबाई हो गया, या तो चौड़ाई हो गया, या तो ऊंचाई होगा, है ना, वो सेम टू सेम होता है। अब 2D का मतलब अगर इसमें जैसे क्षेत्रफल आ गया, मतलब जहां पर भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई 2 फैक्टर लिया जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब 2 का सक्सेसिव रहेगा, यहाँ पर 3 का सक्सेसिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे परिधि और त्रिज्या दोनों 1D होता है। देखो परिधि में 10% की वृद्धि, इसका मतलब त्रिज्या में 10% की वृद्धि है। अब बोला जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। देखिए अगर त्रिज्या में 10% की वृद्धि किया गया तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 क्या, कई तरीके हैं। देखिए सबसे पहले आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, कैलकुलेट करेंगे तो 21% आ जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। या तो आप ऐसे देख सकते हैं, 10% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है ना। 1/10 में देखिए पहले त्रिज्या 10 था, फिर बढ़ा करके 11 कर दिया गया। एक बार और करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल पहले 100 था, अब बढ़कर 121 हो गया, 21% का ग्रोथ है। तो यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका 2 तरीका रहा, है ना। आप ज़्यादा अच्छा होगा कि सक्सेसिव याद रखिएगा, x + y + xy/100। अगर माइनस रहेगा तो प्लस की जगह पर आप माइनस सेट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2x³ + x² - 2x + 1 विभाज्य किस विकल्प से होगा। आप हिट एंड ट्रायल ट्राई कीजिए, है ना। देखिए x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करना है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा, और साथ में क्वेश्चन नंबर 63 का भी उत्तर आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें मध्य का क्या होगी। तो ये 2 क्वेश्चन के उत्तर जो भी बनेंगे आपको कमेंट करना है ना। आप आराम से कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं बनने वाली। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64 नंबर पे पूछा गया, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी के प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाता है। सोने की तुलना में खेलने का समय कितना %, खेलने में कितना समय अधिक बिताता है। देखिए एक दिन में टोटल 24 घंटे है, समझिएगा 24 घंटे है। अब 24 घंटा में ना यहाँ पे सोने का जो टाइम है, देखिए यहाँ पे सोने और खेलने की बात किया गया है। इसने सोने में 120 डिग्री मतलब बिताया। तो एक देखो अगर यहाँ पर देखेंगे 24 घंटा, ये टोटल अगर टोटल डिग्री लेते तो 360 आ जाता, है ना। और यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे सोने की तो 120 डिग्री, है ना।
इसके बाद यहाँ पे बात किया जा रहा है खेलने की, है ना। तो यहाँ पे अगर खेलने की बात करेंगे तो खेलने में इसने 30 बिताया है ना। तो 24 गुणे 30 और बटे 360। देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं खाली आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। अब देखिए 360 से 360 कट जाएगा, है ना। 24 से 24 कट जाएगा। असली खेल खाली 120 और 30 का है। तो जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले ना, तो आप डायरेक्ट देखिए, इन सब चीज़ों को कुछ नहीं निकालना है, खाली आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, है ना। जो यहाँ पे डिग्री दिख रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है सोने की तुलना में खेलने में कितना समय व्यतीत किया। देखिए सोया है 30 और खेला है 120, है ना। अब कैलकुलेट करेंगे 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब है 25%। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, आप सीधा सीधा रख लेंगे, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उसमें दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए जब कभी भी अभाज्य संख्याओं का योग कोई सम संख्या आ जाए ना, तो आप याद रखिएगा हमेशा कि उसमें 2 को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या जो सम होती है। तो बोला जा रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। इसका मतलब कि एक अभाज्य संख्या, पहली वाली अभाज्य संख्या, ये 100% 2 को शामिल करेगा। बिना 2 को शामिल किए बात बनेगा ही नहीं। अब 2 जब निकाल देंगे तो बची 2 अभाज्य संख्या, उनकी स्थिति क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए x + y बराबर 98। क्यों 98? क्योंकि 100 में से 2 निकल चुके हैं। अब बोला जा रहा है एक दूसरे से 24 अधिक है, मतलब x - y बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 24 का है। अब कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर आप x को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है ना। यहाँ पर इवन नंबर का है दिख रहा है ना, क्यों 24 अधिक है। रुकिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8 × 4 = 12, है ना। इसके बाद 9 × 2 = 11, 1 = 12। ठीक है, नहीं आएगा ये, मतलब मेरा भ्रम था कि इवन आ रहा है ना। तो x = मिल जाएगा 61, है ना। सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे 12 दिख रहा है तो 6 मिलेगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक संख्या आपको मिल गया, है ना, एक नंबर मिल गया 61, है ना। अब यहाँ पे 61 को अगर आप इसमें से घटाएंगे तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी 7 और 3। तो आपको देखो यहाँ पे तीनों प्राइम नंबर आपको मिल चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है सेकंड नंबर क्या है। तो देखिए इसमें से कोई नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको 61 दिया, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको याद रखना है हमेशा कि एक आपका 2 को जरूर शामिल किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 66। यहाँ पर पूछ रखा है यदि 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक, बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए अगर 50 की बात करेंगे तो 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी है? 7 से भाग करने पे पता चलेगा 7 संख्या है ना। 7 संख्या यहाँ पे जो 7 से कट जाएगा। और 11 की अगर बात करेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो खाली एक संख्या मिलेगा जो 7 से कट जाएगा। तो 7 में से एक कम कर देंगे 6। तो 11 से 50 के बीच में 6 संख्याएं ऐसी जो 7 से कट जाएंगी, है ना। आप चाहे तो उसको भी लिख भी सकते। देखिए 14, है ना, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और 7 × 7 = 49। यही 6 संख्या है जो 7 से कटेगी। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये खाली आपको समझाने का तरीका था कि कभी ऐसा प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 67 क्या बोल रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जब कभी भी धनराशि जमा होती है तो सेम समय में लगातार दोगुनी होती जाती है। समझिए यहाँ पे आपने पैसा 12,000 जमा किया, है ना। ये 5 साल में दोगुनी, मतलब 5 साल में कितना हो गया? 24,000 हो गया, है ना। अब जब फिर 24,000 जमा करेंगे ना तो 5 साल और बीतेगा तो ये 48,000 हो जाएगा, है ना। 10 साल में 48 हो गया। फिर 48,000 आपने जमा किया, 5 साल अगर और बीतेगा तो ये आपका 48 दूना 96,000 हो जाएगा। फिर आपने 96,000 जमा किया, 5 साल बीतेगा तो 1 लाख, मतलब यहाँ पे 192,000 हो जाएगा। 192,000 बोलने का मतलब है 1,92,000 हो जाएगा। तो देखिए 5, 10, 15 और 20, है ना। 20 वर्षों में 1,92,000, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी पैसा जमा होता है वो हर टाइम में डबल हो जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 68 क्या दिए? यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? देखिए इसके लिए ना आप सीधा सीधा एक क्लू याद रखिएगा। वो क्लू क्या है कि जब कभी भी 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी जाएगी, है ना, तो 1 से 100 तक की संख्या लिखने में आपके सामने ना, अगर आप 0 को छोड़ देंगे, है ना, 0 को और 1 को अगर बाहर कर दिया जाए तो जितनी भी संख्या है ना, हर संख्या 20-20 बार आती है। ठीक, 0 और 1 ऐसी संख्या है जो 21-21 बार आती है, बाकी हर संख्या 20-20 बार आएगी। देखिए अब यहाँ पे समझिए, जैसे अगर आपको देखना है कि 3 कहाँ कहाँ आएगा, तो देखिए 3 किस किस सीरीज में आएगा? 3, 13, 23, 33,
इसके बाद 33 के बाद देखिए 43, 53, 63, 73, 83, 93, यहाँ पे 3 मिलेगा। इसके बाद देखिए 3 और कहाँ मिलेगा, 30, 31, 32, 33 पहले हो चुका है, 34, 35, 36, 37, 38, 39। देखिए 3 यहाँ तक आएगा, इसके अलावा 3 और कहीं पर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आपको 3 कौन कौन मतलब कितनी बार। देखिए 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए। तो आपको ना ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कभी कोई डिजिट आपसे पूछता है कि 1 से 100 तक में ये डिजिट कितनी बार है, तो आप 0 और 1 को छोड़ करके कोई भी डिजिट रखा जाएगा तो हमेशा आपको कितनी बार मिलेगा, 20 बार मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए सबसे पहले सीपी मतलब कितने में बना था, मार्क प्राइस आपने कितना छाप दिया, सेलिंग प्राइस मतलब आपने कितने रुपए में बेच दिया। देखिए वस्तु का कुछ दाम था, नहीं पता है, मान लेते दाम है 100। अब 20% एक्स्ट्रा अंकित करता है मतलब 120 अंकित करता है। अब कुछ छूट देकर बेचता है और 8% का लाभ होता है। देखिए 100 से 8% का लाभ निकालेंगे तो 108 रुपये में बेच देता है। ठीक, अब समझिए 120 रुपये का सामान था, 108 रुपये में बेचा है, छूट कितने का दिया, 12 रुपये का। किस पर दिया, 120 पर दिया। अब कैलकुलेट करेंगे तो 10% आ जाएगा, विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया, अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 70 यहाँ पर दे रखा है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, मतलब जो प्लस है प्लस का मतलब माना जाता है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी। तो इस प्रश्न का सीधा सा तरीका है कि आप यहाँ से इसको डिकोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दे रखा है 6। अब भाग का मतलब क्या, देखिए भाग का अर्थ है माइनस, माइनस 10, माइनस माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा, ठीक है 4। फिर गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस मतलब 12 और प्लस का अर्थ क्या है, भाग, भाग 6। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 2, है ना। यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 40, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है। देखिए 40 और 2 42, 42 में से अगर आप सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है ना, 6 और 2 8 प्लस में हो जाएगा और माइनस 40 हो जाएगा। तो 8 माइनस 40 अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो ये आज की प्रैक्टिस सेट रही। आज हम लोगों ने 70 नंबर तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। इसके बाद अगली क्लास में 70 से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर आप इसी प्रकार कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।